हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल बीटा क्यूब सॉल्यूशंस। मैं विश्वजीत और आज हम शुरू करने वाले हैं HTML क्लास नंबर 13 और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे HTML फॉर्म टैग के बारे में। आज का क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पे जो नए वीडियो अपलोड किए जाएंगे आप उन्हें मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। फॉर्म टैग HTML के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग होती है, क्योंकि HTML का सबसे ज़्यादा यूज वेब एप्लीकेशन पे ये फॉर्म टैग की होती है। इस वजह से फॉर्म टैग को जानना, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स है, बहुत सारे टैग्स है, चाइल्ड टैग्स हैं और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्म टैग को जानना और इसे यूज़ करना एप्लीकेशंस में। पहले हम जानते हैं फॉर्म टैग क्या होता है। HTML में अगर आप फॉर्म बनानी है तो आप HTML फॉर्म की हेल्प लेंगे। फॉर्म टैग आपको हेल्प करेगा फॉर्म बनाने के लिए। HTML में फॉर्म किसके लिए यूज होते हैं? फॉर्म इज जनरली यूज टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम द वेबसाइट। कोई वेबसाइट के ऊपर कोई वेबसाइट चाहता है कि यूजर से कोई डाटा कलेक्ट करे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो या पे कहीं पे इंफॉर्मेशन लेने के लिए फॉर्म हो, किसी भी वजह से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर वेबसाइट्स विजिटर से चाहिए तो उस वक्त फॉर्म की यूज की जाती है और ये डिज़ाइन किया जाता है फॉर्म टैग से। फॉर एग्जांपल ऐसे फॉर्म टैग ओपन, फॉर्म टैग क्लोज। ऐसे फॉर्म टैग ओपन, फॉर्म टैग क्लोज लिख देने से कोई आउटपुट नहीं आएगा स्क्रीन पे। इसके अंदर हमें कुछ चाइल्ड टैग्स और कुछ एट्रीब्यूट्स, उस चाइल्ड टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स हमें यूज करने होंगे फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए। कुछ कंपोनेंट्स होते हैं फॉर्म टैग के जो फॉर्म टैग के अंदर यूज किए जाएंगे। ये कंपोनेंट को एलिमेंट्स भी कहा जाता है और कहीं कहीं पे कंपोनेंट्स भी कहा जाता है और इससे एक्चुअली में बनाई जाती है फॉर्म एलिमेंट्स, फॉर्म टैग के। पहला कंपोनेंट होता है इनपुट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ज़्यादातर फॉर्म की एक्टिविटी इसी इनपुट कंपोनेंट से होती है। हम देखते हैं कोड पे इस इनपुट कंपोनेंट कैसे आता है। ये हमारा ड्रीमवीवर एडिटर है। जैसे कि मैंने कहा था, फॉर्म अगर आप लिखेंगे फॉर्म टैग ओपन, फॉर्म टैग क्लोज, इससे कोई आउटपुट नहीं आएगा। ये मेरा ब्राउजर है, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखिए फॉर्म टैग ओपन, फॉर्म टैग क्लोज लिखने से कुछ भी नहीं आ रहा है। इस टैग के अंदर हमें कुछ इनपुट एलिमेंट रखने होंगे। जैसे कि पहला हमने पढ़ा इनपुट। अगर ऐसे इनपुट लिखेंगे, ये एक ओपन टैग है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका क्लोजिंग नहीं है इनपुट का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इनपुट। देखिए अब हम ब्राउजर रिफ्रेश कर रहे हैं, इस तरह से आएगा इनपुट। आप इसके अंदर कुछ ऐसे लिख सकते हैं इनपुट। टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए, टेक्स्ट बॉक्स दिखाने के लिए हमें यूज करनी पड़ेगी इनपुट। ये एक कंपोनेंट होती है फॉर्म टैग का और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि इस पे बहुत सारे फॉर्म के चीज़ें जो होती हैं वो बनाई जाती हैं। इसके सामने आप कुछ भी टेक्स्ट इस तरह से रख सकते हैं। सपोज योर एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। देखिए यहाँ पे आ गया एंटर योर नेम। देखिए ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक इनपुट बॉक्स होता है जहाँ पे कुछ लिखने के लिए, कुछ डाटा एंटर करने के लिए हमें ये अलाउ कर रहा है। एक्चुअली में क्या होते हैं, फॉर्म में बहुत सारे कंपोनेंट्स के साथ साथ बहुत सारे एट्रीब्यूट यूज होते हैं। ये इनपुट का टाइप एट्रीब्यूट होता है जिसमें हमें डिफाइन करना पड़ता है किस तरह का ये इनपुट बॉक्स है। बाय डिफॉल्ट टाइप एट्रीब्यूट टेक्स्ट होता है, मतलब हम इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखने से जो भी आएगा और खाली इनपुट लिखेंगे वही आउटपुट आएगा। सब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखने से भी वही आउटपुट आ रहा है। इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखने से जो भी आता है, खाली इनपुट लिखने से भी वही आता है। मतलब बाय डिफॉल्ट उसका टाइप टेक्स्ट ही होता है, अगर आप टाइप मेंशन कर रहे हैं या नहीं मेंशन कर रहे हैं तो। ये एक फॉर्म टैग का कंपोनेंट था। उसी तरह और भी एक टैग है जिसका नाम है सिलेक्ट, ये भी एक फॉर्म टैग कंपोनेंट है। एक टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट भी है। उसी तरह बटन एक कंपोनेंट होता है। डाटा लिस्ट, देन ऑप्शंस एक
कंपोनेंट होता है, ऑप्शन ग्रुप एक कंपोनेंट होता है, आउटपुट एक कंपोनेंट है फॉर्म का, उसी तरह लेवल, फील्ड सेट, लेजेंड, कीजेन, ये सभी एक एक कंपोनेंट्स होते हैं फॉर्म के। सो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इन फॉर्म टैग कंपोनेंट के बारे में। पहले हम शुरू करते हैं इनपुट टैग से व इनपुट कंपोनेंट से। इनपुट एक टैग है, ओपन टैग है। ओके, अब हमने देखा उसको कोड पे करके कि इनपुट का जो डिफ़ॉल्ट होता है वो टाइप टेक्स्ट होता है, तो हम उसे आगे टाइप को चेंज भी कर सकते हैं। सो हमें अभी इसी इनपुट टैग के बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ने हैं यहाँ पे। सो पहले हम पहला कंपोनेंट देखेंगे इनपुट टैग को। सो ये इनपुट टैग स्पेसिफाइज एन इनपुट फील्ड वेयर द यूजर कैन एंटर डाटा। जैसे कि हमने स्क्रीन पे देखा कि अगर हम इनपुट लिखने से एक टेक्स्ट बॉक्स की तरह आ रहा है जहाँ पे हम कुछ डाटा एंटर कर पा रहे हैं। सो फॉर्म में ये इसी काम के लिए यूज होता है। अगर फॉर्म में हम इनपुट यूज करेंगे तो वहाँ पे यूजर चाहे तो कोई डाटा एंटर कर सकता है। सो कैन बी डिस्प्लेड इन सेवरल वे डिपेंड अपॉन टाइप एट्रिब्यूट। जैसे कि हमने वहाँ पे देखा एग्जाम्पल में कि हम अब टाइप टेक्स्ट किए थे पर डिफ़ॉल्ट उसका टाइप है, पर आप उसे टाइप टेक्स्ट करके यूज कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट टाइप। सो और उसके बहुत सारे टाइप्स हैं जो आगे हम एक एक करके यूज करेंगे, देखेंगे इस टाइप के हिसाब से कैसे इनपुट का वैल्यू, इनपुट कंपोनेंट का जो रोल है वो भी चेंज हो जाएगा। सो एग्जाम्पल, अगर हमें इनपुट यूज करने हैं तो इनपुट इस तरह से हम लिखेंगे। टाइप का डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट होता है वैल्यू टेक्स्ट, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ये डिफ़ॉल्ट होता है। बहुत सारे वैल्यू होते हैं टाइप के, अब हम एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे, कोड पे रन करके देखेंगे। पहला हमने देखा था टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, जो इस तरह का एक इनपुट टाइप लेके आ रहा था स्क्रीन पे, जहाँ पे हम कुछ इंसर्ट कर रहे थे डाटा। उसका नेक्स्ट टाइप पे इनपुट टाइप पासवर्ड, टाइप इक्वल टू पासवर्ड अगर हम लिखेंगे इस तरह से कुछ डॉटेड टेक्स्ट आएंगे जिसमें जो कैरेक्टर हम एंटर करेंगे वो दिखाई नहीं देगा। आज अब पासवर्ड जैसे होता है वो हिडनली होता, मतलब स्क्रीन पे मतलब रीड नहीं हो पाता है कि क्या लिखा गया है। उस तरह से अगर टाइप इक्वल टू हम पासवर्ड करेंगे। सो देखिए मैं कोड पे अभी एक पासवर्ड के लिए एंटर कर रहा हूँ। ये मेरा पहला था इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहाँ पे मैंने ब्रेक दे दिया। सो यहाँ पे मैं एक और इनपुट यूज कर रहा हूँ, एंटर योर पासवर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ, और यहाँ पे इनपुट टाइप जो है इसको मैं यहाँ पे पासवर्ड कर रहा हूँ। सो पासवर्ड, अब मैं रिफ्रेश करके देखूंगा ब्राउजर पे कैसे आ रहा है। सो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, देखिए। सो यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के लिए आ रहा था, यहाँ पे पासवर्ड कुछ इस तरह से पासवर्ड लिखने के लिए आ रहे हैं। पासवर्ड का जो फील्ड है वो रीड नहीं हो पा रहा है, ये डॉट करके आ रहा है, ब्राउजर का डिफ़ॉल्ट है डॉटेड करके आएगा। तो पासवर्ड यहाँ पे जो भी हम पासवर्ड डालेंगे वो रीड नहीं होगा। सो इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। नेक्स्ट इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। सो थर्ड इनपुट टाइप है बटन। अगर हम बटन यूज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम और एक इनपुट डिफाइन कर रहे हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। सो क्लोज कर दिया हमने इनपुट को, यहाँ पे सेव। अब हम ब्राउजर रिफ्रेश कर रहे हैं। सो देखिए यहाँ पे एक बटन आ गया। ये बटन पे अब कुछ टेक्स्ट दिख नहीं रहे हैं, ये बटन एक इस तरह का आ रहा है। हम अगर उस पे बटन पे कुछ लिखना चाहेंगे सो क्या करना पड़ेगा हमें, सो इस इनपुट टाइप के साथ हमें एक वैल्यू एट्रीब्यूट लेना पड़ेगा। वैल्यू एट्रीब्यूट सपोज हम यहाँ पे लिखेंगे BUTTON। सो सेव रिफ्रेश, मतलब बटन पे कुछ टेक्स्ट दिखाने के लिए हमें वैल्यू एट्रीब्यूट से वैल्यू वहाँ पे देना पड़ेगा, ताकि जो वैल्यू वहाँ पे हम जो वैल्यू में जो असाइन करेंगे सो हम वहाँ पे बटन पे ये टेक्स्ट वहाँ पे दिखेगा। ये दूसरा एट्रीब्यूट होता है इनपुट टैग का वैल्यू। अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो ये वैल्यू वाला टेक्स्ट उस इनपुट पे डिस्प्ले करेगा। आगे हम और भी जानेंगे इस वैल्यू के बारे में, एट्रीब्यूट के बारे में, बट बटन के साथ अगर हम इसे लिखेंगे तो ये बटन के ऊपर ऐसे आपको टेक्स्ट दिखाएगा। नेक्स्ट टाइप होता है इनपुट का सबमिट। ये भी एक बटन है, जैसे
बटन था उस तरह से सबमिट भी एक बटन होता है। 3 तरह का बटन होते हैं HTML में। एक तो सिर्फ नॉर्मल बटन होता है, ये बटन जो होता है ये क्लिक करने से कुछ आउटपुट में मतलब कुछ आपको दिखेगा नहीं, पर सबमिट का कुछ रोल होता है। थर्ड होता है रीसेट एक बटन होता है। ये 3 तरह का बटन होते हैं, इनके तीनों के डिफरेंट काम है। बटन इस तरह से कुछ रोल प्ले नहीं करते हैं HTML में, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्ले नहीं करते हैं। सो उसको कंट्रोल किया जाता है अदर लैंग्वेज जैसे कि जावास्क्रिप्ट CSS के थ्रू इसको कंट्रोल किया जाता है। पर सबमिट और रीसेट जो बटन है, यहाँ पे और भी एक बटन है रीसेट, और सबमिट और रीसेट जो बटन है इसके कुछ रोल्स होते हैं HTML में। ये डिफाइन किए गए हैं कि HTML के साथ एक काम क्या करेगा। कोड पे देखते हैं इन 2 बटन को। सो देखिए यहाँ पे मैं और एक बटन ले रहा हूँ और उसका टाइप मुझे यहाँ पे वैल्यू में मुझे नहीं चाहिए, और बटन का जो टाइप है यहाँ पे मैं सबमिट कर रहा हूँ। और यहाँ पे और एक बटन में ले रहा हूँ इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट। सो 3 बटन है, अभी सिर्फ एक बटन है, दूसरा सबमिट है, तीसरा रीसेट है। सो तीनों के अलग अलग रोल हैं। ब्राउज़र है, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। सो देखिए ये मेरे 3 बटन यहाँ पे आ गए हैं, बटन, सबमिट, रीसेट। सबमिट और रीसेट में वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वैल्यू नहीं देंगे तो ये डिफ़ॉल्ट सबमिट के लिए सबमिट, रीसेट के लिए रीसेट टेक्स्ट आ जाएगा, पर आप उसे चेंज कर सकते हैं वैल्यू ऐड करके, वैल्यू एट्रीब्यूट ऐड करके आप चेंज भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर कुछ ऐसे डाटा लिख रहे हैं तो जब बटन पे क्लिक करेंगे देखिए ये कुछ नहीं हो रहा है, फॉर्म वैसे ही रह रहा है। अगर मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ सो देखिए ये फॉर्म सबमिट हो रहा है और URL पे ऐसे कुछ क्वेश्चन मार्क ऑटोमेटिकली आ जा रहे हैं। सो कुछ भी अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे, ऐसे कुछ लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये फॉर्म का वैल्यू है ये सबमिट हो जाएगा। ये सबमिट के लिए यूज हो रहे हैं। और ध्यान से देखिए ये URL पे कुछ ऐसे क्वेश्चन मार्क करके आ जाएंगे और इसके बाद भी कुछ ऐसा आ जाएगा, ये बता रहा है कि फॉर्म सबमिट हो रहा है। आगे हम जब कुछ HTML में आगे हम देखेंगे ये सबमिट का रोल जो है, काम जो है आपको पता चल जाएगा। पर सबमिट में क्या होता है, वैल्यू सबमिट हो जाते हैं, और रीसेट में क्या होता है, वैल्यू ऐसे स्क्रीन से क्लियर हो जाते हैं। तो सबमिट बटन वैल्यू सबमिट करने के लिए, सबमिट होने के बाद ये कहीं डाटाबेस पे आपको रखना है, कहीं किसी पे डिस्प्ले करना है, किसी अलग पेज पे आपको मूव करना है, ये सबमिट आपको हेल्प करेगा ये सब काम करने के लिए। अगर रीसेट क्या होगा, अगर फॉर्म वैल्यू को आप क्लियर करना चाहते हैं, रीसेट करना चाहते हैं, मतलब जितने भी वैल्यू एंटर किए गए हैं उसको क्लियर करके फिर से एंटर करना चाहते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं रीसेट बटन को। नेक्स्ट टाइप होता है इनपुट का चेक बॉक्स। एक चेक बॉक्स होता है, एक बटन आएगा जिसमें आपको क्लिक करने से एक टिक मार्क आता है। मल्टीपल ऑप्शंस चूज करने के लिए इस चेक बॉक्स को यूज किया जाता है। सो जैसे कि हॉबीज होते हैं, हॉबीज जैसे कि मल्टीपल, कोई फॉर्म पे अगर चूज करना हुआ कि हॉबीज चूज करो, सो हॉबीज जनरली में मल्टीपल होते हैं, जो जहाँ पे यूजर को मल्टीपल हॉबीज चूज करना होता है। इसी फील्ड में, इसी जगह पे यूज किए जाते हैं चेक बॉक्स को। सो मैं कोड पे यहाँ पे कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक ब्रेक यूज कर लिया और यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ जैसे कि सिंगिंग, यहाँ पे ऐसे, इससे पहले मैं यूज कर रहा हूँ इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और इस तरह से एक सिंगिंग यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। उसी तरह फिर से यहाँ पे मैं स्पेस यूज कर रहा हूँ और फिर से मुझे और एक अगर ऑप्शन चाहिए तो मैं यहाँ पे कॉपी करके इसको पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ डांसिंग। सो इस तरह से मुझे अगर चेक बॉक्स रखने हैं तो ये ऐसे मैं रख सकता हूँ। सो
रिफ्रेश कर रहा हूँ ब्राउज़र को। सो देखिए इस तरह से आएगा। इसे मैं यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस चूज कर सकता हूँ। मल्टीपल ऑप्शन चूज करने के लिए ये यूज किए जाते हैं चेक बॉक्स। नेक्स्ट टाइप रेडियो, जैसे चेक बॉक्स होता है, ये रेडियो इसे होता है। चेक बॉक्स स्क्वायर साइज होता है और रेडियो बटन सर्कल होता है, और जब ये क्लिक्ड होता है तो इसके अंदर एक डॉट आ जाता है। तो रेडियो बटन ग्रुप में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए आप रेडियो बटन चूज करेंगे। मान लो कि जैसे जेंडर हुआ, जेंडर आपको मेल फीमेल में से कोई चूज करना है तो आप रेडियो बटन यूज कर सकते हैं। ग्रुप में से किसी सिंगल को चूज करना। सो यहाँ पे मैं BR यूज कर रहा हूँ और इसके नीचे लिखा इनपुट टाइप रेडियो, और यहाँ पे मैंने लिखा मेल, और फिर से एक इनपुट टाइप ले रहा हूँ, इनपुट टाइप रेडियो, और यहाँ पे लिखा मैंने फीमेल। सेव। देखिए रेडियो आप यूज करेंगे और सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से सर्कल में एक डॉट आएगा। चेकबॉक्स स्क्वायर साइज का आता है और इसमें टिक आता है। रेडियो सर्कल आता है और उसके अंदर एक डॉट आता है। तो ये रेडियो और चेकबॉक्स ऐसे आते हैं इनपुट टाइप, अगर चेकबॉक्स और रेडियो रखेंगे तो। नेक्स्ट टाइप होता है कलर। ये कलर पैलेट शो करता है। ये HTML5 का टाइप है। एक कलर पैलेट आपको शो करेगा जहां पे आप कलर चूज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में यूज करने के लिए। सो इनपुट टाइप इक्वल टू कलर। सेव। रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। देखिए ये कलर बटन आ जाएगा। क्लिक करने से एक कलर पैलेट आपके सामने ओपन होगा। आप यहाँ पे कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। कोई भी कलर पे क्लिक करेंगे तो ये प्रीव्यू कलर यहाँ पे दिखाई देगा और उसी कलर को आप प्रोग्रामेटिकली अपने एप्लीकेशन पे यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे सिर्फ आपको कलर पैलेट लाने के लिए ये कलर एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप होता है डेट। अगर आपको डेट कैलेंडर दिखानी है तो आप डेट यूज कर सकते हैं। अगर आपको टाइम दिखानी है तो आप टाइम यूज कर सकते हैं। ये डेट एंड टाइम शो करने के लिए होता है, डेट एंड टाइम। सो BR यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। इनपुट टाइप इक्वल टू डेट। ये भी HTML5 का ही कंपोनेंट है। सो BR दोनों को मैं एक बार यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इनपुट टाइप टाइम। हाँ, जब आपका क्लोजिंग होता है तो आपको इस तरह से स्लैश देके क्लोजिंग करना है। इस तरह से आपको जितने भी ओपन टैग्स हैं सबको इस तरह से लिखना होगा। सेव। देखिए यहाँ पे डेट का एक ऑटोमेटिकली कैलेंडर आ जाएगा। यहाँ पे आपको फॉर्मेट भी देगा। आप डायरेक्टली एंटर भी कर सकते हैं कोई वैल्यू, या फिर आप कैलेंडर से इसे चूज भी कर सकते हैं कोई भी डेट। उसी तरह टाइम का भी देगा। ये पहला आवर, ये मिनट, ये आपको AM PM चूज करने के लिए देगा। उसी हिसाब से आपका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप एंटर भी कर सकते हैं या फिर इस कैलेंडर के ड्रॉप डाउन से आप चूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इनपुट टाइप डेट एंड टाइम लोकल। ये बोथ डेट एंड टाइम दोनों शो करेगा। आगे जो हमने देखा था इनपुट टाइप डेट, इनपुट टाइप टाइम, ये दोनों अलग थे, पर यहाँ पे डेट एंड टाइम दोनों को एक साथ शो करने के लिए डेट एंड टाइम हाइफन लोकल आपको यूज करना पड़ेगा। ये भी HTML5 का ही वैल्यू है। सो कोड पे देखते हैं। सो अगर आपको डेट एंड टाइम बोथ एक साथ लेना है तो आप ये अलग अलग यूज करने के अलावा सो इनपुट टाइप आपको यूज करना पड़ेगा इक्वल टू डेट
डेट टाइम हाइपन लोकल। तो इस तरह से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अब हम ब्राउजर पे देखते हैं इसको यूज करके। तो देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद एक बॉक्स आया जहाँ पे आप चाहें तो डेट एंड टाइम लिख भी सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऐसे कैलेंडर आ जाएगा। आप कोई भी डेट एंड टाइम यहाँ पे चूज कर लीजिए। यहाँ पे टाइम, आवर, यहाँ पे मिनट, एमपीएम आप बोथ यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ये डेट एंड टाइम कंबाइन करके दोनों को लाता है ये एट्रीब्यूट। ये वैल्यू यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम हाइपन लोकल करना होगा। सो नेक्स्ट होता है, जैसे कि हमने डेट टाइम किया उसी तरह आप यहाँ पे मंथ को भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे कोड पे मैं दिखाता हूँ आपको। सो इनपुट टाइप इक्वल टू मंथ। सो आपको अगर मंथ करना है, सेव, रिफ्रेश, देखिए यहाँ पे मंथ आ गया। आप यहाँ पे मंथ चूज कर सकते हैं। कैलेंडर आ गया मंथ का, कोई भी मंथ। अगर आपको ईयर चाहिए सो आप यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए, नीचे देखिए ईयर आ रहा है। यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको करंट मंथ का दिखाएगा। आप अगर ऐसे आरो से जाएंगे तो आपको देखिए आप ईयर भी चेंज कर सकते हैं, या आप यहाँ पे स्क्रॉल बार है, आपको जनरली में यहाँ पे अगर रिफ्रेश कर रहे हैं तो ये आपको करंट मंथ का ही दिखाएगा, मतलब 2000 करंट ईयर का ही मंथ यहाँ पे आपको दिखाएगा। सो कोई भी मंथ अगर आप ईयर चूज करना चाहते हैं तो इसके ऊपर जा सकते हैं, जिसके 2022 ऊपर आरो पे जा सकते हैं, या नीचे अगर आप आरो डाउन आरो प्रेस करेंगे तो आप नीचे आ सकते हैं। ऐसे क्लियर करने के लिए उसको क्लियर आप यूज कर सकते हैं, और करंट मंथ यूज करने के लिए यहाँ पे आप दिस मंथ दे सकते हैं। सो ये कैलेंडर होता है। जब उसी तरह अगर आपको वीक भी डिफाइन करना हुआ तो इनपुट टाइप अगर आप वीक लिखेंगे सो आपको ये वीक दिखाएगा। वीक का नंबर भी आ जाएगा, कैलेंडर भी आ जाएगा वीक का। आप चेंज भी कर सकते हैं वहाँ पे वीक को। देखिए कोड पे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वीक। सो इनपुट टाइप वीक मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। सेव, रिफ्रेश। सो देखिए यहाँ पे वीक आ रहा है। आप यहाँ पे कोई भी वीक, यहाँ पे वीक का नंबर भी आएगा ऑटोमेटिकली, वीक नंबर। आप यहाँ पे कोई भी वीक, सपोज थर्ड वीक चूज करना चाहते हैं सो वीक 03/2023 का यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। आपका जो ईयर है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ऊपर जाएंगे तो प्रीवियस ईयर्स आप देख सकते हैं। अगर नीचे आएंगे आप नेक्स्ट वाले ईयर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो अगर आपको नवंबर वाला चूज करना है सो नवंबर का कोई भी वीक यहाँ पे चूज कीजिए। सो यहाँ पे वीक का नंबर आ जाएगा, यहाँ पे ईयर आ जाएगा। ये वीक कैलेंडर है। आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं। एज अ इनपुट टाइप आपको वीक देना पड़ेगा वहाँ पे। उसी तरह अगर आपको ईमेल वाले फील्ड चाहिए, अगर जहाँ पे ईमेल का काम हो, ईमेल वाले फील्ड चाहिए तो आप ईमेल वैल्यू लाने के लिए, ईमेल एंटर करने के लिए फील्ड आपको टाइप ईमेल करना होगा। तो यहाँ पे मैं एक ब्रेक ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पे इनपुट टाइप ईमेल, ये भी HTML5 का ही एक वैल्यू है इनपुट टाइप का ईमेल। अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए ब्राउजर पे अभी देखिए यहाँ पे मैं कोई भी अगर ऐसे वैल्यू एंटर करूँगा और ये सबमिट बटन अगर प्रेस करूँगा तो ये मुझे बताएगा प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। मतलब मुझे ईमेल एड्रेस की तरह लिखना होगा। मतलब इस तरह से आपको ईमेल एड्रेस और कुछ वैल्यू इस तरह से लिखना होगा, तभी जाके आप सबमिट कर सकते हैं। सो इसे चेक करने के लिए आपको सबमिट बटन की ज़रूरत होगी। सबमिट बटन डालना पड़ेगा फॉर्म में, ताकि आप इसे चेक कर सकें, क्योंकि ये फॉर्म के डायरेक्ट एंटर करने पे ये चेक नहीं करता है। जब आप सबमिट करेंगे फॉर्म को तभी ये चेक करता है। तो इस वजह से एक सबमिट बटन आपको डालनी पड़ेगी। सो ईमेल, उसके साथ एक सबमिट बटन। नेक्स्ट इनपुट टाइप नंबर। अगर आपको किसी फील्ड में नंबर ऐड करने हैं तो आप इनपुट टाइप नंबर यूज कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे ही मैं चेंज कर लेता हूँ
नंबर, ये भी HTML5 का ही है। नंबर रन करता हूँ अभी, रिफ्रेश। सो देखिए यहाँ पे आ गया नंबर। सो यहाँ पे जब मैं कैरेक्टर टाइप करूँगा, यहाँ पे कुछ टाइप नहीं होगा। यहाँ पे जब मैं नंबर टाइप करूँगा टाइप होगा, और यहाँ पे ऐसे अप आरो डाउन आरो करके बटन आ जाएंगे ताकि आप ऐसे नंबर को एडजस्ट कर सकें, नंबर को चेंज कर सके। इसलिए यहाँ पे एक डाउन आरो ऑफ आरो आ जाएगा। और गूगल क्रोम में जनरली में यहाँ पे कैरेक्टर आप यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते हैं, पर किसी किसी ब्राउजर पे अगर आप कैरेक्टर टाइप भी कर लेते हैं नंबर वाले फील्ड पे, जब आप सबमिट वाला बटन प्रेस करेंगे तभी आपको ये अलाउ नहीं करेगा, नंबर वैल्यू रिप्रेजेंट करना आपको अलाउ नहीं करेगा। नेक्स्ट इनपुट टाइप रेंज। आपको रेंज, जैसे कि शॉपिंग कार्ट साइट में आप देखेंगे प्राइस रेंज एडजस्ट करने के लिए ये रेंज एक फॉर्म इनपुट होता है जहां से आप रेंज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको अगर आपको लाना है HTML में तो आपको इनपुट टाइप रेंज रखना पड़ेगा। इस तरह से देखिए इनपुट टाइप आपको रेंज, और ये भी एक HTML5 का एट्रीब्यूट है। रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, देखिए ऐसे रेंज करके आ जाएगा। आप यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे और प्रोग्रामेटिकली आप किसी भी वैल्यू को यहाँ पे रख के आप शो कर सकते हैं वैल्यू। ये प्रोग्रामेटिकली किया जाएगा, पर ये रेंज कंपोनेंट को दिखाने के लिए आपको इनपुट टाइप रेंज रखना पड़ेगा। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है इनपुट टाइप URL। अगर आपको कहीं पे URL एंटर करने की ज़रूरत है, फॉर्म में ऐसे भी ऑप्शन होगा कि एंटर द URL, वेबसाइट का URL एंटर करो या फिर लिंक का URL एंटर करो, तो आप वहाँ पे इनपुट टाइप URL करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली वैलिडेट करेगा URL को। तो यहाँ पे मैं इनपुट टाइप URL, ये भी HTML5 का एक वैल्यू है। रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए URL अगर आप यहाँ पे कुछ भी एंटर करेंगे ऐसे ले जाएगा। जब सबमिट बटन आप प्रेस करेंगे तो ये आपको बोलेगा प्लीज़ एंटर ए वैल्यू, मतलब सबमिट बटन इसके साथ आपको रखना होगा। सो प्रॉपरली अगर आप URL एंटर करते हैं, सपोज xyz.com, अगर इस तरह से भी लिखेंगे, सबमिट बटन प्रेस करेंगे तब भी एक URL नहीं है। पूरा URL होने के लिए आपको चाहिए http:// ये होता है पूरा URL। अगर इस तरह से रखेंगे, सबमिट बटन प्रेस करेंगे तो ये काम करेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे भी जैसे ईमेल फील्ड को वैलिडेट करने के लिए सबमिट बटन की ज़रूरत होती है, इसी तरह URL को वैलिडेट करने के लिए भी आपको एक सबमिट बटन चाहिए, ताकि आप वैल्यू एंटर करने के बाद सबमिट बटन प्रेस करेंगे तभी आपको ये वैलिडेट करके दिखाएगा। नेक्स्ट इनपुट टाइप फाइल। फाइल इनपुट टाइप किसके लिए यूज किया जाता है? जनरल बेसिस में अगर आपको कहीं पे इमेज अपलोड करना है या कोई डॉक्यूमेंट्स PDF अपलोड करना है या फिर कोई भी फाइल अपलोड करने का जो टैक्स होता है वो कंप्लीट करने के लिए आपको इनपुट टाइप एज अ फाइल यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा इनपुट टाइप फाइल। सो सेव ब्राउजर पे अगर मैं रिफ्रेश करूंगा इसे, सो देखिए यहाँ पे आ जाता है। इस तरह से एक बटन आ जाएगा जहाँ पे आपको इनपुट टाइप फाइल के लिए पूछेगा। जब आप क्लिक करेंगे तभी आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप कोई भी फाइल चूज कर सकते हैं। और जब भी कोई फाइल आप चूज करेंगे, इसे फाइल पे क्लिक करने के बाद फाइल का जो नाम होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। सो चूज फाइल, इस तरह से कोई फाइल चूज कीजिए तो इसका नाम यहाँ पे इसे आ जाता है। सो ये होता है फाइल अपलोड करने के लिए इनपुट टाइप फाइल। नेक्स्ट इनपुट टाइप हिडन। ये हिडन इनपुट टाइप क्या होता है? दरअसल स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होता है। जब आपको चाहिए कि हिडनली वैल्यू कलेक्ट करना किसी यूजर से, तो आप हिडन टाइप यूज कर सकते हैं। तो ये हिडनली वैल्यू कलेक्ट करेगा, यहाँ पे हिडनली वैल्यू असाइन करके सेंड करेगा। बट ये वाला कंपोनेंट जो है वो ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं करेगा। आप इसको हिडनली अपने एप्लीकेशन में प्रोग्रामेटिकली कुछ टैग्स असाइन कर सकते हैं, पर ये कंपोनेंट ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं करेगा। तो इसलिए इसका टाइप होता है हिडन। ये होगा पर डिस्प्ले नहीं करेगा। इनपुट टाइप इमेज। नेक्स्ट इनपुट टाइप इज योर इमेज। ये एक कंपोनेंट होता है इनपुट टाइप इमेज, जहाँ पे आप कोई भी इमेज को एज अ इनपुट टाइप के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जैसे बटन काम करता है
उसी तरह इस तरह से आपको अगर कहीं पे काम करना हुआ, बटन रखना हुआ, तो आप इनपुट टाइप इमेज को यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे जितने भी फील्ड थे ये सभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मुझे अब ये फील्ड नहीं चाहिए, बस सबमिट वाला बटन में रख रहा हूँ यहाँ पे, और बाकी वाले जो हैं यहाँ पे बाकी सारा इनपुट में हटा देता हूँ, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूज करेगा आपको देखने के लिए। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ इनपुट टाइप इमेज। सो जब हम इनपुट टाइप इमेज यहाँ पे डिफाइन करेंगे, देखिए अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है। सो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इस तरह से एक सबमिट लिखा आ रहा है और ये एक इमेज आ रहा है। जो इमेज को पाथ नहीं मिल रहा है, इस वजह से ऐसे दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, src एट्रीब्यूट मुझे यूज़ करने पड़ेंगे। सो मेरे क्लास फोल्डर के अंदर एक button करके एक इमेज है, button.png करके, मैं यहाँ पे src में ऐड कर रहा हूँ उसको। देखिए रिफ्रेश। सो यहाँ पे देखिए बटन आ गया, पर ये बटन बहुत ही बड़ा हो रहा है साइज में। सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सो यहाँ पे मैं विड्थ जो है उसको यहाँ पे 200 कर रहा हूँ। सो रिफ्रेश, देखिए यहाँ पे जो बटन आ गया, यहाँ पे ये जो बटन है ये एक सबमिट बटन की तरह काम करेगा। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो मूव करेगा यहाँ पे। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, सो ऑटोमेटिकली कुछ वैल्यू यहाँ पे वो रैंडमली पास कर रहे हैं। सो ये एज अ सबमिट बटन ही काम करता है, जैसे सबमिट बटन काम कर रहा था तो उसी तरह काम करेगा। सो दिस इज योर इमेज, ये एक बटन है जहाँ पे आप इमेज रख सकते हैं देन योर नॉर्मल बटन। नेक्स्ट इनपुट योर सर्च। अगर आपको सर्च टाइप का कुछ इनपुट दिखाना है, सर्च के लिए अगर आपको यूज करना है, सो आप नॉर्मल इनपुट के अलावा, नॉर्मल इनपुट टाइप टेक्स्ट के अलावा आप सर्च इनपुट टाइप यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे ही मैं यूज कर रहा हूँ इनपुट टाइप SEARCH सर्च। सो देखिए इनपुट टाइप सर्च करने से क्या होगा, यहाँ पे अगर आप कुछ लिखेंगे, जैसे टेक्स्ट बॉक्स में नहीं आता था, इस तरह से क्रॉस आएगा, क्लिक करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, पर टेक्स्ट बॉक्स में आपका ये क्रॉस नहीं आएगा, पर सर्च बॉक्स में ऐसे क्रॉस करके एक सिंबल आएगा जिसको आप इसे क्लिक करके क्लियर करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो इनपुट टाइप सर्च जैसे फील्ड के लिए यूज किया जाता है। और भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं इनपुट टैग के। अब हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं वो एट्रीब्यूट तो क्या काम में आते हैं। जो टाइप एट्रीब्यूट था वो सबसे इम्पोर्टेंट है इनपुट के लिए, उसको छोड़ के भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। पहला एट्रीब्यूट जो होता है वो नेम एट्रीब्यूट होता है, और ये एक इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट होता है इनपुट के लिए। सो ये स्पेसिफाई करता है एक नेम उस इनपुट कंपोनेंट के लिए। जब हम आगे प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि PHP हुआ, जावा हुआ, ASP हुआ, कोई भी लैंग्वेज हुआ, अगर उसको इस इनपुट टाइप पे, इनपुट कंपोनेंट पे काम करना है तो उसे इस नेम के सहारा लेना पड़ेगा। नेम को एक्सेस करके ही ये इस पे काम करेगा। सो नेम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ इनपुट टैग। उसी तरह और एक होता है ID एट्रीब्यूट। जो ID एट्रीब्यूट भी एक नाम स्पेसिफाई करता है उस कंपोनेंट के लिए, जिसे स्टाइलशीट और जावास्क्रिप्ट, ये जो दोनों हैं, जो हम CSS पढ़ेंगे आगे, जो जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, ये इस ID एट्रीब्यूट के सहारे इनपुट कंपोनेंट को एक्सेस करेंगे। उसी तरह तीसरा होता है क्लास, जो सिर्फ स्टाइलशीट के लिए होता है, CSS के लिए होता है। वो उसको एक्सेस, वो उसका अगर इनपुट कंपोनेंट को एक्सेस करना चाहा तो वो क्लास एट्रीब्यूट के थ्रू ही एक्सेस करेगा। इन तीनों में एक यूजर डिफाइंड वैल्यू दिया जाएगा जो नेम कहलाता है, जो वेरिएबल की तरह यूज होगा। उस कंपोनेंट को, उस इनपुट एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए ये नेम भी काम में आते हैं। नेम एट्रीब्यूट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करेंगे, ID एट्रीब्यूट बोथ जावास्क्रिप्ट एंड CSS यूज करेंगे, क्लास एट्रीब्यूट को सिर्फ CSS ही यूज करेगा। सपोज यहाँ पे हमने एक इनपुट टाइप टेक्स्ट रखा हुआ है और हम यहाँ पे इसका नेम, ऐसे एक नेम दे रहे हैं। सपोज ये नेम हुआ, सपोज यहाँ पे हमने लिखा
यूज़र नेम। ये जिस तरह हिसाब से आप यहाँ पे डिफाइंड करेंगे, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे वेरिएबल होता है, ये उसी हिसाब से डिफाइंड होगा। आप यहाँ पे नेम, आईडी और क्लास को, तीनों एट्रीब्यूट को एक साथ भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पे आपको ऐसे वैल्यू स्पेसिफाई करना है। ये जो वैल्यू है ये तीनों के लिए सेम भी हो सकता है। आप तीनों में यूज़र नेम रख सकते हैं, या फिर तीनों के लिए अलग अलग आप यूज भी कर सकते हैं। डिपेंड्स अपन योर प्रोग्रामिंग, डिपेंड्स अपन योर कोडिंग। सो अगर आपको रिक्वायरमेंट हो कि तीनों अलग हो तो आप अलग भी रख सकते हैं, पर चाहे तो इन तीनों को एक भी रख सकते हैं। ये आउटपुट के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं डालेगा, बस एक छोटा सा चेंज होगा आउटपुट में। देखिए यहाँ पे कुछ आपको डिस्प्ले नहीं करेगा, पर यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ। सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेलो। सो जब मैं सबमिट क्लिक करूँगा, ध्यान से देखिए यूआरएल पे लिखा गया यूजर नेम इज इक्वल टू हेलो। और ये किस वजह से आया? जो हमने यहाँ पे यूज किया है नेम कंपोनेंट जो यूज किया है, वो उसी का वैल्यू यूआरएल पे पास कर रहा है। सो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक इनपुट के लिए। सो इस तरह से यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट होता है ऑल्ट एट्रीब्यूट। ऑल्ट एट्रीब्यूट जो जैसे कि हमने इमेज टैग के टाइम पढ़ा था, इमेज के साथ ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज होता है। ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे फॉर्म कंपोनेंट भी, यहाँ पे टाइप इमेज जब हम रखेंगे, ये ऑल्ट एट्रीब्यूट हम प्लेस करेंगे। जब हमारा इनपुट टाइप इमेज होगा तब हम ये प्लेस करेंगे, ताकि एक अल्टरनेटिव नेम देने के लिए अपने उस इमेज को। सो अगर आप यहाँ पे टाइप इमेज कर रहे हैं, सो हमें यहाँ पे src देना पड़ेगा। हमने एक इमेज यहाँ पे रखा हुआ है और मैंने यहाँ पे विड्थ भी इसका स्पेसिफाई कर दिया, यहाँ पे सपोज 200 पिक्सल। सो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं ऑल्ट। ये ऑल्ट सिर्फ इमेज एट्रीब्यूट जो इनपुट टाइप इमेज है वहाँ पे भी यूज होगा। ये तो ऐसे ब्राउज़र पे आपको कहीं पे दिखेगा नहीं, पर किसी वजह से अगर आप इस इमेज पाथ को ऐसे गलत कर देते हैं तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा बटन, जो हमने इनपुट टाइप इमेज का ऑल्ट में दिया था, ये आपको यहाँ पे दिखेगा। ये सिर्फ इनपुट टाइप इमेज के लिए ही ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज होता है, अलग से कोई भी टाइप के लिए यूज नहीं होता है। नेक्स्ट होता है एक्सेप्ट एट्रीब्यूट। ये एक्सेप्ट एट्रीब्यूट आपको स्पेसिफाई करता है किस तरह का फाइल आप यूज करेंगे जब आप अपलोड कर रहे हैं। मतलब ये सिर्फ इनपुट टाइप फाइल पे ही काम करेगा। जब आप फाइल अपलोड करेंगे तब ये आपको बताएगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक फाइल, जैसे कि आपको इमेज अपलोड करना है, तो आपको मेंशन करना होगा एक्सेप्ट इमेज स्लैश। अगर आपको सभी इमेज फाइलें एक्सेप्ट करेगा। अगर आपको ऑडियो करना है तो ऑडियो करना होगा, अगर वीडियो करना है वीडियो होगा, इमेज के लिए इमेज, और किसी भी टाइप के लिए अगर आपको पीडीएफ करना है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि उसी तरह का फाइल ये सिर्फ आपको दिखाएगा अपलोड करने के लिए। देखिए मैं कोड पे यहाँ पे आज अब फाइल कर रहा हूँ और ये वाला मुझे नहीं चाहिए अभी फिलहाल के लिए। सेव, रिफ्रेश। देखिए जब मैं अपलोड कर रहा हूँ मेरे इस फोल्डर में जहाँ पे मुझे दिखा रहा है, यहाँ पे एक MP3 फाइल है, यहाँ पे एक HTML फाइल है, यहाँ पे एक वर्ड फाइल है, और मैं कोई भी लोकेशन यहाँ पे चूज कर रहा हूँ। सपोज यहाँ पे बहुत कुछ फाइल्स हैं, टाइप के फाइल है, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। ओके, तो मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ इमेज फाइल ही शो करे, तो मुझे क्या करना होगा? सो यहाँ पे मुझे लिखना होगा एक्सेप्ट। यहाँ पे देखिए बहुत सारे सजेशन यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगर कोई फाइल आपको देनी है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। सपोज मुझे इमेज रखनी है, सो आप यहाँ पे इमेज स्लैश यहाँ पे स्टार, मतलब सभी इमेज फाइल आपको शो करेगा, वो PNG हो JPG हो, सब कुछ यहाँ पे आपको शो करेगा। सेव, यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं। देखिए अब जब मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स थे, पर सिर्फ इमेज फाइल ही मुझे शो कर रहा है। पर यहाँ पे जो इमेज है वो PNG है,
और ये भी पीएनजी है, पर यहाँ पे जेपीजी फाइल है, यहाँ पे जेपीजी, देखिए यहाँ पे पीएनजी फाइल, जेपीजी फाइल, सारे इमेज फाइल शो कर रहा है। अगर इसमें भी आपको स्पेसिफिकेशन चाहिए कि मुझे सिर्फ इमेज फाइल ही शो करे, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप स्टार के जगह पे लिख सकते हैं पीएनजी। इसका मतलब है इमेज में से सिर्फ आपको पीएनजी फाइल ही शो करेगा। रिफ्रेश, देखिए सिर्फ पीएनजी फाइल ही इस लोकेशन पे शो कर रहा है, बाकी जो जेपीजी फाइल थे वो आपको यहाँ पे दिखा नहीं रहे हैं, सिर्फ पीएनजी फाइल ही शो कर रहे हैं। और फोल्डर का जो है वो फोल्डर दिखाएगा आपको, किसी भी अगर कोई भी डायरेक्टरी पे जाते हैं जितने फोल्डर्स हैं वो आपको दिखाएंगे, पर उसके अंदर जो फाइल्स होते हैं एक्सेप्ट सिर्फ फाइल पे ही काम करता है। तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं किस तरह का फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। एक्सेप्ट टाइप सिर्फ इनपुट टाइप फाइल पे ही आप दे सकते हैं उसको। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है ऑटो कंप्लीट। ये ऑटो कंप्लीट जो एट्रीब्यूट है ये किसी भी इनपुट के लिए आप यूज कर सकते हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, सर्च हो, यूआरएल हो, इनपुट टाइप ईमेल हो, पासवर्ड हो, डेट पिकर हो, आप यूज कर सकते हैं। ये आपको बताएगा क्या अगर आपने प्रीवियसली कोई वैल्यू यूज किया है तो ऑटो कंप्लीट आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो वैल्यू यहाँ पे पॉपअप हो जाती है। मतलब आपको वैल्यू जब एंटर करें तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे आपको दिखा देता है। इसे आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन ही होता है, सो अगर ऑन करेंगे जो पहली बार जो आप वैल्यू एंटर किए थे वो आपको जब आप टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली सजेशन में आ जाएगा। आप उसे बंद भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, पर बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन ही होता है। सो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट ले रहा हूँ और मुझे यहाँ पे एक नेम की ज़रूरत होगी। सो यहाँ पे मैं नेम ले रहा हूँ और नेम एट्रीब्यूट जो है इसको ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यू नेम। सो ये यहाँ पे मैंने दे दिया। अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ, ये यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया और यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिख दिया, जैसे लिख दिया राम। और यहाँ पे जब मैं कर्सर ले रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली दिखा रहा है राम। सो यहाँ पे मैं हरी लिख दिया। सो देखिए जब मैं कर्सर रखूंगा यहाँ पे राम हरी जो सजेशन है मुझे दिखा रहा है। मैंने सपोज यहाँ पे गोपाल लिख दिया, सो गोपाल भी यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। अगर दूसरी बार मैं इसे जी लिख रहा हूँ तो ये मुझे गोपाल ही सजेस्ट कर रहा है। सो यहाँ पे मैंने गीता लिख दिया। सो देखिए जब मैं कर्सर रखूंगा ऑटोमेटिकली ये वैल्यू मुझे शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो ऑटो कंप्लीट है वो ऑन है। मैं यहाँ पे जाके ऑटो कंप्लीट अभी ऑफ कर रहा हूँ तो देखिए ये सजेशन मुझे नहीं दिखेंगे। सो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जो ऑटो कंप्लीट है यहाँ पे मैंने इसको ऑफ कर दिया। सेव, रिफ्रेश। सो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, ऑटो कंप्लीट लिख दिया। फिर देखिए मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ पे मुझे सजेशन जो है वो शो नहीं कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली जिसका जो सजेशन था वो ऑफ हो गया। ये होता है ऑटो कंप्लीट का काम। और ये ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट पे काम कर सकता है, सर्च इनपुट टाइप पे काम कर सकता है, यूआरएल, ईमेल, पासवर्ड, डेट पिकर, रेंज एंड कलर, इस सब में ये ऑटो कंप्लीट काम करेगा। बस आपको ऑटो कंप्लीट अगर नहीं चाहिए तो ऑफ रखनी होगी, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन होता है। नेक्स्ट होता है ऑटो फोकस। सो ये ऑटो फोकस जो होता है ये ऑटोमेटिकली फोकस करता है आपका जो इनपुट कंपोनेंट होता है। जब पेज लोड होता है सो वो कंपोनेंट ऑटोमेटिकली एक्टिव होके दिखाता है। पहली मतलब वहाँ पे कर्सर ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाता है वैल्यू एंटर करने के लिए। सो ये ऑटो फोकस होता है। ये एक बार देख लीजिए कोड पे। सो यहाँ पे मुझे ये दोनों अभी नहीं चाहिए। सो यहाँ पे मैंने एक इनपुट रखा हुआ है और यहाँ पे मैं दूसरा इनपुट रख रहा हूँ और यहाँ पे मैंने ऑटो फोकस, ये एक ओपन एट्रीब्यूट है, इसका आप इक्वल टू कुछ वैल्यू देना नहीं पड़ेगा, बस ऑटो फोकस रख लीजिए तो आपको ये काम कर जाएगा। सो देखिए अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दो इनपुट बॉक्स थे, पर जब मैंने रिफ्रेश किया देखिए सेकंड वाला जो इनपुट है वहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट मुझे बोल रहा है कि यहाँ पे पहले ही ऑटोमेटिकली कर्सर आ रहा है, यहाँ पे पहले भर दो वैल्यू। सो ऑटोमेटिकली जब मैं रिफ्रेश करूँगा
मान लो कि मैंने यहाँ पे कर्सर रखा है और रिफ्रेश कर दिया, सो ऑटोमेटिकली देखिए सेकंड वाले कंपोनेंट को जा रहा है, क्योंकि सेकंड वाला कंपोनेंट यहाँ पे मेरा ऑटो फोकस है। ये टेक्स्ट, सर्च, यूआरएल, ईमेल, पासवर्ड, इन्हीं सभी इनपुट्स पे काम करेगा ऑटो फोकस। दूसरा होता है चेक एट्रीब्यूट। चेक एट्रीब्यूट सिर्फ चेकबॉक्स और रेडियो बटन के लिए काम करते हैं। जब एक पेज रीलोड होगा तो कोई भी चेकबॉक्स हो या रेडियो बटन हो, वो अपने आप सिलेक्ट नहीं होंगे, ये ब्लैंक ही रहेंगे। जब यूज़र उस पर क्लिक करेगा तो वो सिलेक्ट होंगे। पर चेक जब आप अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सो जिस भी इनपुट पे चेक्ड का मार्क ऑन होगा, चेक्ड ऑप्शन ऑन होगा, सो वही वाला वैल्यू चेक्ड होके आपको दिखाएगा। वही वाला वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होगा, वही वाला चेक बॉक्स और रेडियो बटन ऑन होके आपके सामने आएगा जब पेज लोड होगा, अगर चेक वाला ऑप्शन ऑन है तो। सो यहाँ पे मैं एक इनपुट टाइप चेकबॉक्स ले रहा हूँ और यहाँ पे इनपुट टाइप रेडियो ले रहा हूँ। सो ऑटो फोकस वाला जो है यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ। सो देखिए जब मैं रन करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ क्लिक नहीं होंगे, सिलेक्ट नहीं होंगे। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट होंगे, पर जब पेज लोड हो रहा है ये दोनों अनचेक्ड हैं। जब मैं यहाँ पे लिखूँगा चेक्ड, सो यहाँ पे आप चेक्ड इक्वल टू चेक लिख सकते हैं, या फिर ये एक ओपन एट्रीब्यूट है तो आपको इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे चेक बॉक्स को मैंने चेक्ड किया है, इसका मतलब देखिए जब पेज लोड होगा तो ये ऑटोमेटिकली चेक्ड होगा इस तरह से। सो आप उसे अनचेक्ड कर सकते हैं, पर यह ऑटोमेटिकली चेक्ड होगा। जब पेज रीलोड होगा तो ये ऑटोमेटिकली चेक्ड होगा। आप रेडियो के साथ भी इसे यूज कर सकते हैं, चेक्ड। ये सिर्फ चेकबॉक्स और रेडियो बटन इनपुट टाइप पे ही काम करेगा। नेक्स्ट होता है डिसेबल्ड एट्रीब्यूट। डिसेबल्ड एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि आप उस कंपोनेंट को, उस इनपुट कंपोनेंट को कंप्लीटली डिसेबल्ड कर देते हो। वो फॉर्म के ऊपर रहेगा, पर उसमें जो कंटेंट रहेगा वो कंटेंट ना आप सिलेक्ट कर पाओगे, ना उसे किसी भी तरह से क्लिक कर पाओगे, ना इसे अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो उसको यूज करके डाटाबेस में या कहीं पे रखना है, ये सब नहीं होगा। ये सबमिटेड नहीं होगा अगर वो इनपुट बॉक्स डिसेबल हो। बस फॉर्म पे दिखाने के लिए आप उसे यूज कर सकते हो। ये फॉर्म पे दिखेगा पर कुछ काम का नहीं होगा, बस वैल्यू जो रखोगे वो उसको कंटेन करके वहाँ पे दिखेगा। सो देखिए यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट ले लिया और यहाँ पे उस टेक्स्ट बॉक्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया डिसेबल्ड। सो डिसेबल्ड इक्वल टू डिसेबल्ड लिख सकते हैं, या फिर ऐसे, ये एक ओपन एट्रीब्यूट है, इस तरह से भी रख सकते हैं। सेव, रिफ्रेश। देखिए ये वाला जो इनपुट बॉक्स है कुछ काम नहीं करेगा, नीचे वाला जो है वो ऑन है, पर ये डिसेबल्ड है, तो ये कुछ वैल्यू यहाँ पे आप क्लिक नहीं कर सकते, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे आप इसको एक्सेस ही नहीं कर सकते हैं। ये कंप्लीटली डिसेबल्ड होता है। नेक्स्ट होता है फॉर्म एक्शन। ये फॉर्म एक्शन जो एट्रीब्यूट है ये सिर्फ इनपुट टाइप सबमिट और इमेज पे काम करेगा। ये आपको बताएगा जब आप सबमिट बटन क्लिक कर रहे हैं उसके बाद कौन सा पेज आपके सामने रीलोड होगा। ये सबमिट ही बताएगा आपको कि आप जब फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो कौन सा पेज आप इसके बाद खुलेगा जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे। सो देखिए ये जो मेरा यहाँ पे एक पेज है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए ये कहीं पे भी नहीं जा रहा है, उसी पेज में यहाँ पे रह रहा है। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर्म एक्शन। ये एक HTML5 का वैल्यू है। मेरा पहले से एक पेज था text2.html। मैं चाहता हूँ जब मैं ये फॉर्म सबमिट करूँ सो ऑटोमेटिकली ये text2.html ओपन हो जाए। रिफ्रेश कर रहा हूँ। सो देखिए अब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। सो देखिए ये text2.html ओपन हो गया। ये मेरा एक इंटरनल हाइपरलिंक का पेज था, यहाँ पे हुआ था, सो ये ओपन हो गया। सो रिफ्रेश, फिर से यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए पेज 2, मतलब
फॉर्म एक्शन ये बताता है अगर आप सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हैं उसके बाद कौन सा पेज उस ब्राउज़र में लोड होगा या कौन सा पेज वहाँ पे आपको दिखाएगा। सो ये आप फॉर्म एक्शन से कर सकते हैं। ये सिर्फ 2 ही वैल्यू पे काम करेगा, इनपुट टाइप अगर सबमिट होगा, अगर इनपुट टाइप इमेज होगा। नेक्स्ट होता है फॉर्म टारगेट। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जब हमने फॉर्म एक्शन में किया, ये फॉर्म एक्शन के साथ ही यूज होगा। जब हम फॉर्म एक्शन कर रहे थे तो हम रीडायरेक्ट कर रहे थे, सबमिट बटन पे जब क्लिक करेंगे ये कौन से पेज पे जाएगा। और ये क्या होता था, जो हमारा सोर्स पेज है, जो हमारा पेरेंट पेज है, उसी के ऊपर ही ओवरलैप करता था। पर आप फॉर्म टारगेट से उसको बता सकते हैं कि ये कहाँ पे खुलेगा, मतलब ये सेम विंडो पे ओवरलोड होगा या फिर एक दूसरा टैब या विंडो आपके सामने खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे फॉर्म टारगेट दे सकते हैं और यहाँ पे जैसे कि हाइपरलिंक में यूज हो रहा था टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, यहाँ पे आप अगर ब्लैंक करेंगे सो देखिए रिफ्रेश, सो जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा सो देखिए यहाँ पे मेरा फॉर्म है और यहाँ पे मेरा वो पेज ओपन हो रहा है। टारगेट एक अदर टैब में, यहाँ पे गूगल क्रोम पे एक अदर टैब पे ओपन हो रहा है जब मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। सो ये होता है फॉर्म टारगेट का काम। और ये भी टाइप, इनपुट टाइप सबमिट और इमेज टाइप पे ही काम करेगा। जहाँ पे फॉर्म एक्शन आप यूज करेंगे वहाँ पे ये फॉर्म टारगेट आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म मेथड। जब हर बार फॉर्म सबमिट होता है तो ये एक मेथड चूज करता है। मेथड 2 तरह का होता है, एक गेट मेथड होता है, एक पोस्ट मेथड होता है। तो जब भी एक फॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड पे सबमिट होता है। तो आप चाहे तो उसे पोस्ट मेथड कर सकते हैं। तो 2 ही मेथड है, गेट या पोस्ट। अगर आपको मेथड चूज करना है आप चूज कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं गेट और पोस्ट मेथड क्या होता है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे मुझे ये फॉर्म टारगेट भी नहीं चाहिए। सो यहाँ पे जो इनपुट टाइप टेक्स्ट था इसको मैं एक नाम दे रहा हूँ, नेम इक्वल टू यू नेम सपोज। यहाँ पे सेव हो गया। अब मैं उसको रन करूँगा, देखिए रिफ्रेश। यहाँ पे मैंने वैल्यू दिया लेट बी रामो और जब मैं सबमिट कर रहा हूँ सो देखिए ये पेज टेक्स्ट 2 पेज वाले पेज पे जा रहा है और यहाँ पे एक वेरिएबल लेके जा रहा है यूनेम इक्वल टू रामा। मतलब यूनेम उस कंपोनेंट का नाम था, वहाँ पे मैंने रामा एंट्री किया था और ये इसी पेज को मूव कर रहा है। सो इसका मतलब है गेट मेथड का जो काम है, जब ये किसी पेज पे मूव करेगा फॉर्म कंपोनेंट के जितने वैल्यू होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट यूआरएल में पास हो जाते हैं। सो इसे यूआरएल में पास होके दिखाएगा। सो यूआरएल में वैल्यू पास हो रहे हैं, सो इसीलिए इसको एक अनसिक्योर मेथड कहा जाता है। अगर आप पोस्ट मेथड से करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ फॉर्म मेथड और यहाँ पे मैंने लिख दिया पोस्ट। सो अगर मैं पोस्ट मेथड से करूँगा रिफ्रेश और यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू एंटर किया, सबमिट। सो देखिए ये टेक्स्ट 2 पे तो जा रहा है पर टेक्स्ट 1 पहले वाले पेज पे जो वैल्यू था वो इस टेक्स्ट 2 वाले यूआरएल पे पास नहीं हो रहे। मतलब फॉर्म पेज पे कोई वैल्यू यूआरएल पे पास नहीं होता है। सो इट्स अ सेफ सिक्योर मेथड होता है पोस्ट मेथड। गेट मेथड का वैल्यू यूआरएल पे पास हो जाता है बट इट्स ए अनसिक्योर मेथड होता है। सो इसका ये मतलब है कि जब आप फॉर्म के साथ काम कर रहे हैं तो आपको पोस्ट मेथड के साथ ज़्यादातर काम करना होगा। उस मेथड को स्पेसिफाई करने के लिए आपको फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट फॉर्म के साथ यूज करना पड़ेगा और ये टाइप सिर्फ सबमिट और इमेज पे ही काम करेगा। गेट और पोस्ट मेथड ही दोनों यूज होंगे, इनमें से कोई एक आपको यूज करना पड़ेगा। सबमिट और इमेज टाइप ही से सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट होता है फॉर्म नो वैलिडेट। मतलब फॉर्म वैलिडेट नहीं करेगा, फॉर्म को वैलिडेशन नहीं करवाएगा। ये डिफाइंस दैट फॉर्म एलिमेंट शुड नॉट बी वैलिडेटेड व्हेन सबमिटेड। जब फॉर्म सबमिट होगा वैलिडेशन नहीं होगा और ये सिर्फ सबमिट पे काम करता है। देखिए तो यहाँ पे हमने यहाँ पे मेथड नहीं चाहिए, कोई भी मेथड हो चलेगा। और यहाँ पे जो टाइप है यहाँ पे मैंने ईमेल कर दिया, टाइप ईमेल।
मतलब एक ईमेल टाइप का होगा। यहाँ पे मैं फॉर्म नो वैलिडेट वाला ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, मतलब यूज नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए पहले आउटपुट क्या आता है। सो रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पे मैंने इसे कोई वैल्यू एंटर कर दिया और सबमिट कर रहा हूँ। तो ये मुझे बोल रहा है कि ईमेल फॉर्मेट में यहाँ पे मुझे वैल्यू चाहिए। सो मैंने लिखा यहाँ पे myemail@gmail.com, तभी जाके ये सबमिट होगा और नेक्स्ट पेज पे जाएगा। मतलब यहाँ पे उसको वैलिड ईमेल चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ फॉर्म नो वैलिडेट, सेव, रिफ्रेश, और यहाँ पे मैंने एंट्री कर दिया सपोज कोई इनवैलिड ईमेल आईडी यहाँ पे दे दिया। मतलब ये फॉर्म नो वैलिडेट है, टाइप ईमेल है। जब मैं सबमिट करूँगा देखिए यहाँ पे वैलिडेशन ही नहीं हुआ ईमेल का, मतलब ये डायरेक्टली ले लिया नेक्स्ट पेज पे। सो यहाँ पे कोई भी वैलिडेशन फॉर्म वैलिडेशन नहीं कर रहा है। सो अगर आप फॉर्म नो वैलिडेट वाला यूज करेंगे सबमिट बटन के साथ, आपका फॉर्म का जो HTML5 का जो वैलिडेशन लगाएंगे वो काम नहीं करेगा और ये सिर्फ सबमिट टाइप पे ही काम करेगा। नेक्स्ट होता है फॉर्म ENC टाइप। ENC टाइप हम कब यूज करेंगे? जब हम कोई फाइल अपलोड का काम कर रहे हैं, जैसे कि इनपुट टाइप फाइल जब हम काम करेंगे तब आप सबमिट के साथ ये वाला यूज कर सकते हैं। क्योंकि कभी हम अगर कहीं पे अपलोड वाला काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक फिजिकली एक फाइल जो होता है वो अपने लोकल कंप्यूटर से सर्वर पे या किसी लोकेशन पे जा रहा है, फिजिकली एक फाइल जा रहा है। सो इस वजह से फॉर्म को बताना पड़ेगा, आपको फॉर्म को मेंशन करना पड़ेगा कि हम एक फाइल लोकेशन से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पे फॉर्म ENC टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा जो वैल्यू है एक यूज किया जाता है। सो इसी वजह से यूज किया जाता है, नहीं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्लेन HTML फॉर्मेट में होता है। अगर आपको फाइल ट्रांसफ़र करना हुआ तो फॉर्म ENC टाइप में आपको मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा वाला वैल्यू आपको देना पड़ेगा। सो ये आपको सिर्फ जब आप फाइल हैंडलिंग का काम करें, फाइल का जो अपलोड का काम करेंगे तभी आप यूज करेंगे। और यहाँ पे फॉर्म ENC टाइप इक्वल टू, यहाँ पे आपको वैल्यू इस तरह से मल्टीपार्ट फॉर्म हाइपन डाटा देना पड़ेगा जब आप कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं। नहीं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्लेन टेक्स्ट HTML फॉर्मेट में होता है। यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा मल्टीपार्ट फॉर्म डाटा। ये आउटपुट पे आपको कुछ ऐसे मतलब इफेक्ट नहीं डालेगा कि आपने ये यूज किया है इस वजह से कुछ इफेक्ट आया है। कोई भी इफेक्ट ये ब्राउज़र पे नहीं लाएगा जब डिस्प्ले होगा फॉर्म। बट जब आप फाइल इनपुट यूज कर रहे हैं तो आपको ये वाला फॉर्म ENC टाइप डालना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है विड्थ। ये स्पेसिफाई करता है आपको, अगर कोई इनपुट टाइप का अगर आपको विड्थ यूज करना है, बताना है कितना विड्थ का वो इनपुट टाइप होगा, तो आप यहाँ पे विड्थ एट्रीब्यूट यूज करेंगे और ये सिर्फ इमेज पे काम करेगा। मतलब यहाँ पे जब आप इमेज यूज करेंगे तो आप इमेज पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कोई पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा सपोज। सो एक इमेज यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, तभी आपको ये विड्थ वाला हेल्प करेगा काम करने में। तो देखिए यहाँ पे विड्थ स्पेसिफाई हुआ है, इसी हिसाब से ये इमेज जो आएगा उसी विड्थ पे आएगा और ये सिर्फ इनपुट टाइप इमेज पे ही काम करेगा, बाकी इनपुट के लिए काम नहीं करेगा। नेक्स्ट होता है हाइट। हम हाइट भी मेंशन कर सकते हैं, किसी इमेज टाइप के लिए हम हाइट भी दे सकते हैं, जैसे विड्थ दे हम ये हाइट भी वहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। और ये सिर्फ टाइप इनपुट टाइप इमेज के लिए ही काम करेगा। इस तरह से कोड पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने विड्थ 300 दिया था, हाइट सपोज मुझे चाहिए, सपोज मैं हाइट यहाँ पे 400 दे रहा हूँ। सो देखिए बटन इस तरह से आपका आ जाएगा, जिस तरह से आप विड्थ एंड हाइट यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट होता है
मैक्स। ये मैक्स स्पेसिफाई करता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन इनपुट एलिमेंट। वैल्यू आप नंबर पे दे सकते हैं या डेट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी नंबर वैल्यू या डेट वैल्यू पे दे सकते हैं। सो ये मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा उस इनपुट का ये एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं एक इनपुट टाइप नंबर ले रहा हूँ और ये वाले मुझे नहीं चाहिए, काम नहीं करेगा ये वाला सारे एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ मैक्स इज इक्वल टू लेट बी 10। सो सब यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ लेट बी 15। सबमिट। सो देखिए ये मुझे बोल रहा है वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब यहाँ पे वैल्यू 10 ही होगा। सो मैं दे रहा हूँ 15, इस वजह से वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। जब मैं 10 दूंगा तो ये एक्सेप्ट कर लिया। सो मतलब जो भी वैल्यू आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे मैक्स में, उसी हिसाब से उसी रेंज तक वैल्यू ये लेगा। नेक्स्ट होता है मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ स्पेसिफाई करता है जो आपका इनपुट बॉक्स है, वो इनपुट बॉक्स कितने कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा, कितने जब आप एंटर करें तो कितना कैरेक्टर आप वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ये आपको वहाँ पे बताएगा। लेट बी मैंने यहाँ पे और एक इनपुट बॉक्स लिया हुआ है और इसका यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है और यहाँ पे मैं मैक्स लेंथ यूज कर रहा हूँ सेकंड वाले में। सो रिफ्रेश। देखिए यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए यहाँ पे जितना भी मैं टाइप कर रहा हूँ ये यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि ये मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स ही एक्सेप्ट करेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्स एंड मैक्स लेंथ। मैक्स वैल्यू पे काम करता है, मैक्स लेंथ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पे काम करता है। जिस तरह से मैक्स है उसी तरह से मीन है, ये मिनिमम वैल्यू पे काम करेगा, और जिस तरह से मैक्स लेंथ है उसी तरह से मीन लेंथ होता है जो मिनिमम लेंथ पे काम करेगा। सो देखिए यहाँ पे मैं मीन एक मीन यूज कर रहा हूँ। लेट बी मीन इज इक्वल टू सपोज ये 5 से 10 के रेंज में वैल्यू लेगा, मतलब मिनिमम वैल्यू 5 मैक्सिमम वैल्यू 10। और उसी तरह मैं यहाँ पे एक मीन लेंथ ले रहा हूँ, ये भी 5 से 10 तक कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा। सो रिफ्रेश। देखिए यहाँ पे मैंने दे दिया 2। जब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो ये मुझे बोलेगा कि वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, मतलब अगर मैं यहाँ पे 8 दूंगा तो ये चलेगा। ओके, इसी तरह यहाँ पे अगर मैं एक ही कैरेक्टर एंटर कर रहा हूँ तो ये मुझे बोलेगा कि मीन लेंथ मस्ट बी 5, मतलब 5 से ज़्यादा देने होंगे। 7 मैंने दे दिया। सो ये यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। सो ये होता है मैक्स एंड मिन, मैक्स लेंथ एंड मिन लेंथ। नेक्स्ट होता है लिस्ट। लिस्ट जैसे हम नेम, आईडी और क्लास यूज कर रहे थे उसी तरह हम लिस्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे एक नेम के हिसाब से हम देंगे, पर ये डाटा लिस्ट का एक टैग है, जब हम आगे पढ़ेंगे। डाटा लिस्ट एलिमेंट के साथ एक काम करेगा। कंटेंट्स प्री डिफाइंड ऑप्शंस फॉर एन इनपुट एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट के लिए कुछ प्री डिफाइंड लिस्ट बनाने के लिए ये काम करेगा। अब हम इसका यूज देख नहीं सकते क्योंकि हम पहले डाटा लिस्ट टैग को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला काम करेंगे, पर ये इनपुट टाइप पे काम करेगा। आगे हम इसका एग्जांपल करके भी देखेंगे। नेक्स्ट मल्टीपल होता है एट्रीब्यूट। specifies that the user allowed to enter more than one value in the input element। एक वैल्यू से ज़्यादा इनपुट एलिमेंट पे अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आप यूज करेंगे मल्टीपल। ये सिर्फ 2 ही इनपुट पे काम करेगा, ईमेल और फाइल। कोड पे देख लीजिए। सो यहाँ पे मैं एक इनपुट टाइप ईमेल ले रहा हूँ। सेव, रिफ्रेश। सो यहाँ पे मैं कोई ईमेल यूज कर रहा हूँ। लेट बी माई email @gmail.com। सो जब सबमिट करूँगा तो ये काम करेगा,
पर यहाँ पे मैं अगर माई email @gmail.com कॉमा माई email to yahoo.com ऐसे 2 ईमेल आईडी यूज किए हैं यहाँ पे। जब मैं ये वाला सबमिट करूंगा उस हिसाब से दिखाएगा कि ये उसको पता नहीं चल रहा है कि ये ईमेल आईडी है या क्या है। जब मैं सबमिट करूंगा तो मुझे इस तरह से कुछ मैसेज आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दूं मल्टीपल, ओपन एट्रीब्यूट है, आप इस तरह से लिख सकते हैं मल्टीपल। सो अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ email 1 @gmail.com। सो देखिए ये यहाँ पे काम कर रहा है, सिंगल ईमेल भी ले रहा है। सो मैं यहाँ पे email 1 @gmail.com और यहाँ पे यूज कर रहा हूँ email 2 @yahoo.com। सो देखिए जब मैं सबमिट करूँगा सो ये 2 ईमेल भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, कॉमा स्पेस देके मैंने सेपरेट किया था, ये 2 ईमेल भी यहाँ पे ले रहा है। सेम इन केस ऑफ इमेज ऑल्सो, आप अगर यहाँ पे इनपुट टाइप इमेज रखेंगे, पहले तो मैं मल्टीपल हटा देता हूँ, और सॉरी इनपुट टाइप अगर फाइल रखेंगे ये फाइल पे भी काम करेगा। सो देखिए, सो यहाँ पे दिखा रहा है चूज फाइल। जब मैं इसे क्लिक करूँगा सो यहाँ से मैं कोई एक फाइल चूज कर पा रहा हूँ। अगर मुझे 2 फाइल चूज करनी, देखिए मैं कंट्रोल प्रेस करके कोई दूसरे फाइल को अगर चूज कर रहा हूँ तो पहला वाला जो फाइल सिलेक्ट था वो हट जाता है। मतलब एट ए टाइम मैं सिर्फ एक ही फाइल यहाँ पे चूज कर सकता हूँ। सो अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीपल सेव, रिफ्रेश करूंगा, सो देखिए यहाँ पे फाइल के जगह पे फाइल्स हो गए। तो अब देखिए कोई भी फाइल चूज कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल प्रेस करके देखिए 2 3 4 फाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, ओपन। सो देखिए यहाँ पे वहाँ पे दिखा दिया मुझे 4 फाइल्स, मतलब 4 फाइल यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप उसे सबमिट भी कर सकते हैं बाद में, पर मल्टीपल फाइल चूज करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे फाइल इनपुट टाइप के साथ मल्टीपल। नेक्स्ट होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर एक हिंट होता है कि आप उस इनपुट बॉक्स में क्या वैल्यू किस तरह से एंटर करने वाले हैं, क्या वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू वहाँ पे एंटर कर रहे हैं, ये प्लेस होल्डर आपको बताता है। सो देखिए अब मैं यहाँ पे इनपुट टाइप ईमेल पे यूज कर रहा हूँ प्लेस होल्डर इक्वल टू एंटर योर ईमेल आईडी, सेव। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है एंटर योर ईमेल आईडी। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सो कर्सर वहाँ पे पूरा बिगिनिंग में आ जाएगा उस इनपुट बॉक्स का। जब मैं टाइपिंग शुरू करूँगा तो ये जो प्लेस होल्डर का वैल्यू था ये हाइड हो जाएगा, तो आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू टाइप कर सकते हैं। तो ये होता है प्लेस होल्डर। अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं होगा तो आपको ये प्लेस होल्डर का वैल्यू यहाँ पे दिखाएगा। ये एक हिंट होता है कि आप किस तरह से किस फॉर्मेट में आप यहाँ पे वैल्यू एंटर करने वाले हैं। नेक्स्ट रीड ओनली। एक डिसेबल था, डिसेबल पे क्या होता था, वो वैल्यू तो रहता था, वो फॉर्म कंपोनेंट तो फॉर्म पे रहता था पर हम उसे एक्सेस नहीं कर पाते थे। पर रीड ओनली में भी सेम चीज़ होगा, वो वैल्यू वहाँ पे स्क्रीन पे रहेगा पर यहाँ पे वैल्यू आप वहाँ पे एंटर कर नहीं सकते बट रीड कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्लिक होगा, सिलेक्ट भी होगा, और या आप उसे अगर कहीं पे डाटाबेस में सेव करना चाहते हैं या नेक्स्ट पेज में लेके जाना चाहते हैं तो वैल्यू लेके जा सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सहारे। पर रीड ओनली होगा, फॉर्म पे वैल्यू एंटर करने के लिए आपको अलाउ नहीं करेगा, बट वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हैं डाटाबेस के लिए या नेक्स्ट प्रोग्रामिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी पे मैं यूज कर रहा हूँ रीड ओनली। आप रीड ओनली ये एक ओपन एट्रीब्यूट है तो आप इसको इस तरह से रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप कुछ लिख नहीं सकते बट ये सिलेक्ट हो पा रहा है। क्लिक करेंगे तो एक्टिवेट आपको मतलब दिखाएगा कि ये एक्टिव हुआ है,
पर आप वहाँ पे कुछ लिख नहीं सकते। ओके, सो ये होता है रीड ओनली। नेक्स्ट होता है पैटर्न। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है पैटर्न। सो ये स्पेसिफाई करता है कि आपको अगर वैल्यू एंटर करना है स्क्रीन पे तो आप किस हिसाब से वैल्यू एंटर करेंगे। ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा और इसके कुछ फॉर्मेट्स हैं जो आपको जानना पड़ेगा। सो जैसे कि ये सिर्फ टेक्स्ट, डेट, सर्च, यूआरएल, ईमेल, पासवर्ड पे ही काम करेगा। आप उसी तरह के फील्ड पे आप काम कर सकते हैं। सो बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। पहले देखिए, अगर आपको कहीं पे ऐसा चाहिए कि जो आप इनपुट बॉक्स यूज कर रहे हैं उस इनपुट फील्ड में आपको सिर्फ अल्फ़ाबेट ही चाहिए, नंबर्स नहीं चाहिए, और अल्फ़ाबेट के सिर्फ 3 कैरेक्टर आपको लिखने हैं, 3 से ज़्यादा नहीं लिख सकते, 3 ही लिखने हैं। तो आपको पैटर्न में इस तरह से यूज़ करना पड़ेगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करके यहाँ पे मेंशन करेंगे कि कैपिटल A to Z एक्सेप्ट करेगा, स्मॉल A to Z एक्सेप्ट करेगा, और करली ब्रेसेस के अंदर 3 मतलब 3 कैरेक्टर यहाँ पे लेंगे, 3 से ज़्यादा आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो कोड पे देखते हैं काम कैसे करता है। सो यहाँ पे मुझे पहले तो इनपुट टाइप टेक्स्ट चाहिए, उसके बाद ये रीड ओनली मुझे नहीं चाहिए, उसके बाद मुझे पैटर्न डिफाइन करने हैं, PATTERN इक्वल टू डबल कोट के अंदर मुझे लिखना है। अगर मुझे अल्फ़ाबेट चाहिए मतलब कैपिटल A से कैपिटल Z और स्मॉल a से स्मॉल z, और वो भी मुझे यहाँ पे बस 3 ही चाहिए। सो करली ब्रेसेस 3, सो 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, करली ब्रेसेस एंड कर दिया, ये मेरा पैटर्न बन गया। अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ, रिफ्रेश, यहाँ पे मैं रिफ्रेश किया और यहाँ पे मैंने कैपिटल में लिखा, स्मॉल में लिखा, इनसे बहुत कुछ लिख दिया। जब सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे दिखाएगा प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, मतलब मुझे कैपिटल में हो या स्मॉल में हो तो मुझे बस 3 ही एंटर करने हैं, क्योंकि वहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में 3 दिखाया गया है। ओके, मैं और एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मुझे एक इनपुट फील्ड चाहिए जहाँ पे मुझे 8 कैरेक्टर और उससे ज़्यादा चाहिए, मतलब उससे कम नहीं होगा, 8 कैरेक्टर और उससे ज़्यादा चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा? सो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, 8 कैरेक्टर मतलब एनी कैरेक्टर चाहिए मुझे, नंबर हो, अल्फ़ाबेट हो, सिंबल हो, कुछ भी चाहिए, और मुझे 8 कैरेक्टर चाहिए। सो 8 कॉमा मतलब मुझे 8 चाहिए, और यहाँ पे हम मैक्स लेंथ फिक्स नहीं कर रहे हैं बट मिनिमम 8 चाहिए हमें। सो पैटर्न में हमें इस तरह से लिखना होगा। सेव, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे। सो देखिए कोई भी कैरेक्टर मैं यहाँ पे दे दिया, ये 8 से ज़्यादा हो गया तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, पर मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ कम लिख दिए तो ये मुझे दिखाएगा प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, मुझे रिक्वेस्टेड फॉर्मेट में दिखाना है। सो उसी हिसाब से मतलब 8 से ज़्यादा होगा तो ले जाएगा, पर 8 से कम होगा तो आपको मैसेज दिखाएगा। मान लीजिए मुझे 8 से 12 कैरेक्टर के अंदर चाहिए, 12 कैरेक्टर्स चाहिए, 8 से 12, तो आप यहाँ पे इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं 8,2, इसका मतलब मिनिमम 8 मैक्सिमम 12 कैरेक्टर ये एक्सेप्ट करेगा। रिफ्रेश, सो देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स लिख दिए। सो ये मुझे मना करेगा प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, ये मुझे यहाँ पे मैंने कम लिख दिए तो ये मुझे दिखा रहा है। सो मुझे अगर 12 कैरेक्टर के अंदर में आ गया सो ये मुझे ले जाएगा, एक्सेप्ट कर लेगा। सो इसका मतलब है 8 से 12 कैरेक्टर का वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है। सो इसके लिए आपको इस तरह से लिखने होंगे 8,12, वो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और एक डॉट, डॉट का मतलब है आगे, उससे आगे आप कुछ भी रखिए चलेगा, बट 8 to 12 कैरेक्टर्स ये कंकाटिनेट कर रहा है डॉट यहाँ पे। अब मैं और एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। अगर आपको मान लीजिए कि लेटर चाहिए, वो भी बोथ केस में, मतलब कैपिटल हो स्मॉल हो कोई भी केस में चाहिए, और उसके साथ साथ नंबर भी चाहिए, और उसके साथ साथ एक स्पेशल कैरेक्टर चाहिए, अंडरस्कोर, समझ मान लीजिए आपको अंडरस्कोर चाहिए, और आपको 15 कैरेक्टर्स ही रखना है, तो आप क्या करेंगे? मतलब पहले तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में आपको चाहिए A to Z, जब आप कैरेक्टर लिख रहे हैं तो इस तरह से लिखेंगे, और स्मॉल A to Z ये चाहिए, और आपको 0 to 9 चाहिए, नंबर्स चाहिए,
और आपको एक अंडरस्कोर चाहिए। ओके, उसके बाद आपको 15 तक रखना है, मतलब 1 से 15, मतलब यहाँ पे 1 देंगे, यहाँ पे 15 देंगे। सो ये A to Z एक्सेप्ट करेगा, कैपिटल स्मॉल नंबर भी लेगा, अंडरस्कोर भी लेगा और 1 से 15 लेगा। रिफ्रेश। सो देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर दे दिए हैं, तो ये मुझे मना करेगा। सो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। सो मुझे यहाँ पे मैंने 7, 8, 9, 10, 11 और यहाँ पे @ दे दिया। सो देखिए यहाँ पे मुझे मना कर रहा है कि @ मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो अंडरस्कोर दिया हुआ है, 15 कैरेक्टर एंटर किया हुआ है। सो देखिए सबमिट हो गया। मतलब 15 से कम हो सकता है, ऐसे करके आप 15 से कम कैरेक्टर एंटर कर सकते हैं, पर मैक्सिमम वैल्यू 15। तो ये होता है रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, HTML में आपको समझना पड़ेगा रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे काम करते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैलिडेशंस के लिए, HTML5 के वैलिडेशंस के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। अगर आपको सिर्फ इनपुट फील्ड में लेटर्स चाहिए, वो भी 3 लेटर का, तो आप इस तरह से लिखेंगे। मान लीजिए अगर इनपुट फील्ड में आपको 8 कैरेक्टर्स चाहिए, जो भी कैरेक्टर हो, नंबर हो, अल्फ़ाबेट हो, कुछ भी हो, बट 8, तो आपको ऐसे 8 ही रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 8 to 10 कैरेक्टर है, तो आपको इस तरह से लिखना होगा 8 to 10। और मान लीजिए आपको लेटर्स, नंबर्स, अंडरस्कोर्स चाहिए, तो जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको दिखाया था, इस तरह से आप रख सकते हैं। सो ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे मान लीजिए आपको लेटर्स चाहिए, वो भी बोथ केस में, नंबर्स चाहिए और हाइपन चाहिए, अंडरस्कोर चाहिए, पीरियड मतलब डॉट चाहिए। यूजर नेम रहेगा वो 1 to 20 कैरेक्टर्स लॉन्ग रहेगा, मतलब 20 कैरेक्टर मैक्सिमम हो सकता है। पहला कैरेक्टर जो होगा वो लेटर रहेगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पे एग्जांपल पे देखिए मैंने लिखा है A to Z, और A to Z पहला कैरेक्टर के लिए। उसके बाद कोई भी कैरेक्टर आप डालिए, उसके बाद 1 to 20 स्पेसिफिकेशन एग्जाम्पल दिया गया, आप करके देखिएगा, रन कीजिएगा, इस तरह से होगा। और कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने रखे हुए हैं, जैसे कि अगर आपको DD, MM, YY डेट फॉर्मेट में डालना है और सेपरेशन के लिए आप डॉट, स्लैश और हाइपन एज अ डेट यूज़ करेंगे। सो देखिए यहाँ पे डेट का दिया गया है। आप अगर डेट में रखना चाहते हैं तो किस तरह से रखेंगे। डेट का जो होता है पहले DD मतलब वो 31 डेज का होता है। सो 31 डेज मतलब 01 से लेके 31 तक। तो 01 सिंगल डिजिट के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, 0 स्क्वायर ब्रैकेट में 1 to 9। उसके बाद 10, 11, 12, 13 अप टू 19 के लिए आपको 1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 09, और सेपरेशन के लिए एक पाइपलाइन सिंबल 2, और लास्ट वाले के लिए 3 और 01, मतलब 31 के लिए 3 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 01। और सेपरेशन के लिए आप डॉट, स्लैश या हाइपन दे रहे हैं, सो इसलिए आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखिए कि क्या आपका सेपरेशन यूज हो रहा है। उसके बाद उसी तरह मंथ आ रहा है जो 12 तक जाएगा, 1 to 12। सो इसीलिए आप 1 to 12 के लिए आपको 0 और 1 देना पड़ेगा, 01, 02, 03, 04 अप टू 09 के लिए 0 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1-9, और सेपरेशन के लिए पाइपलाइन, और जो 1011 है उसके लिए आपको 1 ऐसे देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप सेपरेशन यूज करेंगे, और उसी हिसाब से ईयर जो होगा वो 0 to 9 रहेगा, और 4 लेटर ही रहेगा ईयर में। इसी वजह से कोई भी ईयर हो 0 to 9 4 नंबर का रहेगा। उसी तरह अगर आपको टाइम वैलिडेशन करना है तो आप ये वाला फॉर्मेट डाल के देखिए, रन कीजिए, तो टाइम वाला फॉर्मेट भी आपको आवर, मिनट, सेकंड में इस हिसाब से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट एक वैलिडेशन प्रपोज के लिए यूज किया जाता है। ये स्पेसिफाई करता है आपका कि जो इनपुट फील्ड है सबमिट होने से पहले इसमें वैल्यू एंटर हो जाने चाहिए, मतलब जो इनपुट फील्ड रहेगा वो मस्ट बी फिल अप बिफोर सबमिटिंग। सो रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे देखिए मैं पहले तो यहाँ पे इसको रन करके मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे नहीं रहा हूँ, पर सबमिट बटन पे क्लिक करने से काम कर रहा है, कोई वैलिडेशन दिखा नहीं रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड डालूंगा, ये भी एक ओपन एट्रीब्यूट है, रिफ्रेश। सो देखिए जब मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ और सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ
तो वो मुझे दिखा रहा है प्लीज़ फिल आउट द फील्ड। मतलब अगर ये फील्ड मैं फिल आउट कर दूंगा, सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये सबमिट हो जाएगा। ये रिक्वायर्ड का काम है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है साइज एट्रीब्यूट। ये स्पेसिफाई करता है द विजिबल विड्थ इन कैरेक्टर्स ऑफ एन इनपुट एलिमेंट। अगर आपको विड्थ देना है किसी भी इनपुट एलिमेंट का तो आप साइज एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। सो जो पहला वाला लाइन है उसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड नहीं चाहिए। तो सेकंड वाला जो है यहाँ पे मैं साइज यहाँ पे 15 दे रहा हूँ। सो सेव, यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखिए ये 15 साइज थोड़ा छोटा हो गया। मतलब कैरेक्टर आप कितना भी लिख लें चलेगा, पर मतलब इसका ये मतलब नहीं कि 15 लेगा, 15 ले लेगा, मतलब लंबा तक चलेगा कितना भी आप एंटर करेंगे। पर साइज एडजस्ट करने के लिए, विड्थ एडजस्ट करने के लिए उस इनपुट का आप यहाँ पे साइज एट्रीब्यूट यूज करेंगे। नेक्स्ट एसआरसी एट्रीब्यूट ऑलरेडी हमने यूज किया है। एसआरसी एट्रीब्यूट को आप सिर्फ इनपुट टाइप इमेज पे ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इमेज पे ही काम करेगा और किसी के लिए आप एसआरसी यूज नहीं कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, पहले तो इनपुट टाइप आपको यहाँ पे इमेज रखना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे एसआरसी यूज करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे एक इमेज है मेरे पास, मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ और यहाँ पे एक विड्थ आप दे दीजिए, क्योंकि बटन को कंट्रोल करने के लिए, उस इमेज को कंट्रोल करने के लिए एक काम करेगा। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, सो देखिए यहाँ पे इमेज आ गया। तो एसआरसी सिर्फ इमेज टाइप के लिए, मतलब इनपुट टाइप इमेज के लिए ही आप यूज करेंगे। नेक्स्ट एट्रीब्यूट वैल्यू एट्रीब्यूट। इट स्पेसिफाइज द वैल्यू ऑफ एन इनपुट एलिमेंट। कोई इनपुट एलिमेंट में अगर आप प्री डिफाइंड वैल्यू दिखाना चाहते हैं तो आप ये वैल्यू वाला काम कर सकते हैं। सो सपोज यहाँ पे मैंने टेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है और यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई कर रहा हूँ और यहाँ पे दे रहा हूँ एंटर योर नेम, सेव। और देखिए, और इसको अच्छी तरह से समझने के लिए मैं यहाँ पे और एक चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे एक प्लेस होल्डर, और एक जगह पे प्लेस होल्डर हम आगे पढ़े थे, प्लेस होल्डर यूज़ कर रहा हूँ। एक में मैंने वैल्यू दिया हुआ है, दूसरे में मैंने प्लेस होल्डर दिया है और दोनों में लिखा हुआ है एंटर योर नेम। सो रिफ्रेश। सो देखिए ये ऊपर वाले में वैल्यू यूज हुआ है। जब मैं कर्सर रखूँगा तो ध्यान से देखिए, कर्सर जो है मेरा यहाँ पे इस वैल्यू के एंड में आएगा। मुझे कुछ लिखने के लिए उसे काटना पड़ेगा, फिर ऐसे लिखना पड़ेगा। पर प्लेस होल्डर का ऐसा नहीं है, यहाँ पे रखूँगा, कुछ लिखूँगा तो कर्सर रखूँगा इमीडिएटली तो ये प्लेस होल्डर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो वहाँ पे मैं वैल्यू एंटर कर सकता हूँ। पर यहाँ पे मुझे लिखने के लिए उसको काटना पड़ेगा, और जब मैं वैल्यू काट भी दूंगा तो एंटर योर नेम जो था वो नहीं आएगा। पर प्लेस होल्डर में इसे अगर वैल्यू काट दूंगा तो प्लेस होल्डर का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। सो वैल्यू एट्रीब्यूट का काम है, अगर किसी प्री डिफाइंड वैल्यू आप दिखाना चाहते हैं किसी इनपुट के लिए तो आप यूज कर सकते हैं इनपुट एट्रीब्यूट जो है, इनपुट कर सकते हैं वैल्यू एट्रीब्यूट। उस पर जो भी वैल्यू आप असाइन करेंगे वो वैल्यू वो दिखाई देगा। जैसे कि हमने बटन के साथ अगर बटन पे भी कोई वैल्यू देना होगा तो हम बटन पे भी वो वैल्यू वाला यूज कर सकते हैं। सपोज देखिए, जैसे कि बटन पे यहाँ पे सबमिट दिया गया है। सपोज मैं आता हूँ, यहाँ पे लिखा होगा कि रजिस्टर। सो यहाँ पे मैं वैल्यू रजिस्टर यूज कर सकता हूँ। सो देखिए यहाँ पे बटन पे आ गया रजिस्टर। ओके, सो वैल्यू इसी हिसाब से यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है स्टेप एट्रीब्यूट। ये एक इंटरवल स्पेसिफिकेशन करने के लिए दिया जाता है कि आप अगर वैल्यू दे रहे हैं तो वैल्यू का जो इंटरवल है, कितने गैप में आप वैल्यू देंगे, तो आप उसी हिसाब से देने के लिए आप इसे यूज करेंगे। ये नंबर, रेंज, डेट, डेट एंड टाइम, मंथ, टाइम, वीक, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं स्टेप। सपोज यहाँ पे मैंने नंबर ले लिया, नंबर एट्रीब्यूट ले लिया और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ स्टेप इक्वल टू लेट बी 5, सेव। रिफ्रेश कर दिया और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 50
जब मैं सबमिट करूँगा तो देखिए ये 50 एक्सेप्ट हो गया, और यहाँ पे दे रहा हूँ 54। जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा ये मना करेगा कि ये मुझे बोलेगा मैं 5 दे रहा हूँ, मतलब वैल्यूज़ 50, और देखिए यहाँ पे सजेशन में दिखा रहा है 50, 55, मतलब 5 मल्टीपुल में होना चाहिए वैल्यूज़। सो इस हिसाब से मुझे वैल्यू देने होंगे। सपोज यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ डेट, और यहाँ पे मैंने यूज़ कर दिया स्टेफ लेट बी 10, सेफ, रिफ्रेश। देखिए यहाँ पे जो कैलेंडर है, यहाँ पे देखिए फरवरी मंथ का, मतलब जनवरी का आज के डेट पे तो 23 के साथ, अगर आज जो भी डेट है आज 23 के साथ अगर 2 आएगा तो 10 दिन के बाद तो 2 ही आ जाता है, इसलिए 10 दिन गैप में ये एक्टिवेट होगा आपके लिए। 10 दिन गैप में आप इसे दे सकते हैं। इसके बीच में जो डेट है आप उसे सिलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब 10 डेज गैप हो जाएगा इसके अंदर ऑटोमेटिकली, जो डेट यहाँ पे आ जाएंगे 10। सो ये होता है स्टेप। आपको एक इंटरवल स्पेसिफाई करने के लिए आप उसे यूज कर सकते हैं। ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हम पढ़े यहाँ पे, ये सारे इनपुट्स के लिए यूज किए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी को जानना, सभी को यूज करना। फर्म में ये सभी के रोल्स हैं, आएंगे जब आप फॉर्म बनाओगे कहीं कहीं पे ये इसके रिक्वायरमेंट हैं, तो आपको जानना पड़ेगा कि ये एट्रीब्यूट्स किसके लिए, किस वजह से, किस जगह पे यूज किए जाते हैं। सो ये तो था आज का क्लास। ये क्लास आपको कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है, क्यूरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भी भेज सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।